हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर मौर्य काल के बारे में। ठीक है, और ये उत्तर मौर्य काल के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन है। आज है डे 6। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने एक सीरीज शुरू किया है जो कि 100 डे के अंदर में 100 टॉपिक्स को कंप्लीट करना है और प्रत्येक टॉपिक में हमें 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस को करना है। तो उसी सीरीज में आज है डे 6 और आज हम लोग पढ़ने रहे हैं मौर्योत्तर काल के बारे में। मौर्योत्तर काल से हम लोग 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सीरीज को अगर फॉलो करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न के साथ। देखिए यहाँ पर आपके सामने पहला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध में किस राजवंश ने सत्ता संभाली। यानी कि जब मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है तो उसके बाद कौन सा राजवंश जो है वह मगध पर शासन करता है। तो वो वंश था शुंग वंश। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो है शुंग वंश शासन करता है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि पुष्यमित्र शुंग जो थे, पुष्यमित्र जो शुंग थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मौर्य वंश के अंतिम राजा जो था वृद्धरथ की हत्या की थी 185 ईसा पूर्व में। और उसके बाद जो है क्या किया था, शुंग वंश की स्थापना की थी और तब वो शुंग वंश का शासन स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए मौर्य वंश के बाद नेक्स्ट आगे देखेंगे। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी सत्ता को वैध बनाने के लिए कौन सा यज्ञ किया था। यदि प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी यज्ञ की थी, तो आपको याद रखना है कि यह अश्वमेघ यज्ञ किया था। ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ किया था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने अपनी सत्ता की वैधता प्रदान करने के लिए और अपने साम्राज्य के विस्तार को दिखाने के लिए अश्वमेघ यज्ञ किया था। और कितने बार किया था, तो ये 2 बार अश्वमेघ यज्ञ किया गया था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 बार अश्वमेघ यज्ञ किया गया था। और क्यों किया गया था, ये अपनी सत्ता की वैधता दिखाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर है कि शुंग वंश में कितने शासक हुए। शुंग वंश में जो शासकों की संख्या है वो 10 है। यहाँ पर शुंग वंश में 10 शासक हुए और ये 10 शासक जो है कुल 112 वर्षों तक लगभग शासन किए थे। ठीक है, 112 वर्षों तक शुंग वंश का शासन काल रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए, प्रश्न संख्या 4 आपसे पूछ रहा है कि कौरव वंश की स्थापना किसने की थी। देखिए जो कौरव वंश था, ठीक है, कौरव वंश की जो स्थापना की गई थी वह की गई थी वासुदेव के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। वासुदेव के द्वारा जो है कौरव वंश की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 73 ईसा पूर्व में। 73 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की गई थी कौरव वंश की। और अंतिम शासक जो देवभूमि था, देवभूमि उसकी हत्या करके, ठीक है, देवभूमि की हत्या करके यहाँ पर जो है शुंग शासक देवभूमि की हत्या करके जो है कौरव वंश की स्थापना वासुदेव के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौरव वंश के कुल कितने शासकों ने शासन किया था। देखिए कौरव वंश के जो शासकों की संख्या यहाँ पर थी जिन्होंने शासन किया था वो थे 4। ठीक है, कौरव वंश के कुल शासक कितने हुए, 4 हुए। ठीक है, वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा, जिन्होंने कुल मिलाकर के 45 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, ये 4 थे और ये 45 वर्षों तक शासन किए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 है कि कौरव वंश के शासन का अंत किस वंश ने किया था। तो कौरव वंश के शासन का जो अंत किया गया था वह किस वंश के द्वारा किया गया था, तो वह शतवाहन वंश के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, शतवाहन वंश। ठीक है, तो कौरव वंश के शासन का अंत जो है शतवाहन के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। यहाँ पर है कि सातवाहन वंश को किस नाम से भी जाना जाता है और किस नाम से सातवाहन वंश को जाना जाता है, अदर नाम क्या है। तो सातवाहन वंश को आंध्र वंश भी जाना जाता है, आंध्र वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आंध्र वंश।
सातवाहन वंश को आंध्र वंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने आंध्र प्रदेश क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 है कि सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी। जो सातवाहन वंश की राजधानी है वो कहाँ थी। तो सातवाहनों की जो राजधानी थी वह प्रतिष्ठान थी। ठीक है, प्रतिष्ठान में थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान जो कि प्रतिष्ठान में थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पर है कि सातवाहन शासकों की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी आखिर। तो यहाँ पर सातवाहन शासकों की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो ये थी कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच इन्होंने सेतु की भूमिका निभाई। इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार किया। ठीक है, विदेशी व्यापार का इन्होंने विस्तार किया। तो यहाँ पर ये जो सभी हैं उपरोक्त सभी ऊपर के ये सभी सातवाहन वंश सातवाहन शासकों की उपलब्धि थी। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 10 देखेंगे। यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश का महानतम शासक था। यानी कि गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश से जुड़ा हुआ था। तो गौतमी पुत्र जो सतकर्णी था यह सतवाहन वंश का महान शासक था। ठीक है, कौन सा वंश का। सतवाहन वंश का महान शासक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह इसने शकों को पराजित भी किया था। तो ये सतवाहन वंश का सबसे महान शासक होता है गौतमी पुत्र सतकर्णी और शकों को पराजित करने वाला भी। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने किस शक शासक को पराजित किया था। तो वह शक शासक था नहपान। ठीक है, नहपान जो था उसी को इन्होंने पराजित किया था गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। ठीक है, नहपान को गौतमी पुत्र सतकर्णी ने पश्चिमी क्षत्रपक शासक जो था नहपान इसी को पराजित किया था। ठीक है, और पराजित किया और जो शकों की यहाँ पर शक्ति थी उसको क्या किया था, कमजोर किया था। और ये काम कौन किया था, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने जो है नहपान को पराजित किया था। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना है। और नहपान कौन था, तो ये एक शक शासक थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। यहाँ पर है कि नाने घाट अभिलेख किस सातवाहन शासक से संबंधित है। तो नाने घाट जो अभिलेख है वह किससे संबंधित है, तो सतकर्णी प्रथम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सतकर्णी प्रथम से संबंधित है। नाने घाट अभिलेख सतकर्णी प्रथम के समय का है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। यहाँ पर है कि इंडो ग्रीक के, ठीक है, इंडो ग्रीक यौवन शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन था। तो यौवन शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन था, तो वह था मिनांडर या मिलिंद। इसको मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है या मिनांडर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंडो ग्रीक शासकों में सबसे ये प्रसिद्ध शासक हुआ। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ और ये बौद्ध धर्म का संरक्षक था। ठीक है, बौद्ध धर्म का क्या था, ये संरक्षक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यहाँ पर है कि मिलिंद पन्हो नामक बौद्ध ग्रंथ किस शासक से संबंधित है। तो मिलिंद पन्हो जो है ये संबंधित है मिनांडर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मिलिंद पन्हो किससे संबंधित है, मिनांडर से संबंधित है। मिलिंद पन्हो जो है मिलिंद पन्हो एक ग्रंथ है जिसमें क्या है, मिलिंद के प्रश्न है। मिलिंद यानी कि मिनांडर। ठीक है, मिलिंद के प्रश्न है और इसके प्रश्नों का जो उत्तर दिया गया है बौद्ध धर्म के महान भिक्षुक कहें आप तो महान भिक्षुक नागसेन के द्वारा। ठीक है, नागसेन के द्वारा जो है इसके प्रश्नों का उत्तर दिया गया और इन्हीं प्रश्न उत्तर के संग्रह का नाम है जो है वो क्या है, मिलिंद पन्हो है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलिंद पन्हो में बौद्ध भिक्षु का नाम क्या था, तो नागसेन था। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखना है कि मिलिंद पन्हो में बौद्ध भिक्षु जो थे वो क्या थे, नागसेन थे। और नागसेन ने जो है मिनांडर थे यानी कि मिलिंद जो था राजा मिलिंद उसके प्रश्नों का, दार्शनिक प्रश्न थे वो सारे दार्शनिक प्रश्नों का उसने उत्तर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है कि शक या सिथियन शासकों ने भारत में किस
शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो जो शक या सिथियन लोग थे, सिथियन शासक थे, इन्होंने जो भारत में शासन प्रणाली स्थापित किया थी वो था क्षत्रप प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो होगा क्षत्रप प्रणाली। क्षत्रप प्रणाली यानी कि छाते की सांचे की तरह, ठीक है, ढांचे की तरह, इस तरह से जिस तरह से उसकी कमाची होती इधर इधर इधर, तो कई सारे इनके क्षेत्र जो थे बटे हुए थे और उनके प्रशासनिक अलग अलग थे और सबको एक जगह से यहाँ पर कंट्रोल किया जाता था, तो इसी को क्षत्रप प्रणाली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो शक शासकों ने भारत में किस शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो वो है क्षत्रप प्रणाली की। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। प्रश्न संख्या देखिए 17 आपसे पूछ रहा है कि रुद्रदामन प्रथम किस वंश का महान शासक था? यानी कि रुद्रदामन प्रथम जो था वो किस वंश से जुड़ा हुआ था, किस वंश का शासक था? तो रुद्रदामन जो प्रथम था वो पश्चिमी क्षत्रप यानी कि शक वंश का शासक था। ठीक है, शक वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शक वंश का शासक था। ठीक है, तो रुद्रदामन जो प्रथम है वह पश्चिमी क्षत्रप वंश यानी कि शक का सबसे प्रतापी शासक था और इसने मतलब शासन किया था शक वंश के अंतर्गत। ठीक है, तो शक वंश का ये शासक हुआ। कई बार ये इस तरह से प्रश्न पूछ दिया जाता है कि एक राजा का नाम रहेगा, फिर पूछा जाएगा कि ये किस वंश से जुड़ा हुआ है, किस वंश के ये शासक है। ठीक है, या फिर कभी कभी वंश दिया रहेगा और आपको उसमें से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और पूछा जाएगा आपसे कि ये इस वंश का राजा कौन है। ठीक है, तो इस तरह से भी प्रश्न आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूनागढ़ जो गिरनार अभिलेख है किस भाषा में है? तो जूनागढ़ का जो गिरनार अभिलेख है, ठीक है, ये किस भाषा में है? तो ये संस्कृत भाषा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संस्कृत भाषा में है। ठीक है, तो संस्कृत भाषा में है। और ये जो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है ये संस्कृत में गद्य और पद्य दोनों, गद्य में लिखित है पहला। ठीक है, संस्कृत गद्य में लिखा हुआ ये एक महत्वपूर्ण शिलालेख है। ठीक है, और ये रुद्रदामन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, रुद्रदामन के द्वारा लिखवाया गया था, ये भी याद रखना आपको, रुद्रदामन के द्वारा। ठीक है, और जो जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख है इसकी भाषा क्या है? तो भाषा जो है वो संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा गया था और गद्य पद्धति में लिखा गया था। ठीक है, गद्य पद्धति में इसको लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखिए, यहाँ पर है कि जूनागढ़ अभिलेख में किस झील की मरम्मत का उल्लेख है? तो जूनागढ़ अभिलेख में जो झील की बात की गई है वह सुदर्शन झील के उल्लेख की गई है। ठीक है, सुदर्शन झील की मरम्मत की बात की गई है। तो जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील की मरम्मत का उल्लेख है जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था और रुद्रदामन प्रथम ने क्या किया था? मरम्मत करवाई थी। तो ये जो उल्लेख हमें मिलता है ये कहाँ पर मिलता है? जूनागढ़ के अभिलेख में। और जूनागढ़ का अभिलेख जो है वो किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। यहाँ पर है कि कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए जो कण्व वंश था, ठीक है, कण्व वंश की स्थापना कुजिल कडफिसेस के द्वारा की गई थी। कुजिल कडफिसेस के द्वारा जो है कण्व वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, सॉरी यहाँ पर पूछ रहा है कुषाण वंश, सॉरी यहाँ पर कुषाण वंश पूछ रहा है, कण्व वंश कोई और था। ठीक है, यहाँ पर कुषाण वंश पूछा जा रहा है और कुषाण वंश का जो स्थापना किया गया था वह कुजिल कडफिसेस के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ पर कुषाण वंश पूछा जा रहा है, तो कुषाण वंश की स्थापना कुजिल कडफिसेस के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। यहाँ पर है कि कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो कुषाण वंश का सबसे महान शासक जो हुआ उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था कनिष्क। कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे महान शासक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। यहाँ पर है कि कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो कनिष्क ने अपनी जो राजधानी है वो कहाँ पर स्थापित की थी, मतलब स्थानांतरित की थी, सॉरी यहाँ पर स्थापित की थी, तो वह पुरुषपुर में स्थापित की थी। ठीक है, पुरुषपुर यानी कि पेशावर में इन्होंने स्थापित की थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो पुरुषपुर,
पुरुषपुर या पेशावर, याद रखिएगा पुरुषपुर पेशावर में इन्होंने स्थापित की थी, जो वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए तो वो पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 23 देखिए। यहाँ पर प्रश्न संख्या 23 है कि कनिष्क का शासनकाल शासन कला शैली के विकास के लिए प्रसिद्ध है। कनिष्क का शासनकाल किस कला शैली के विकास के लिए प्रसिद्ध है? तो जो कनिष्क का शासन काल है किस कला शैली के विकास के लिए प्रसिद्ध है? तो कनिष्क का जो शासन काल था वो मथुरा कला के लिए सॉरी गंधार और मथुरा, ठीक है, गंधार और मथुरा कला के लिए जो है प्रसिद्ध था। गंधार और मथुरा कला दोनों के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। कनिष्क के शासनकाल में गंधार और मथुरा दोनों कला शैलियों का क्या हुआ? विकास हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। देखिए यहाँ पर है कि गंधार कला शैली किस संस्कृति से प्रभावित थी? तो गंधार जो कला शैली थी वह यूनानी संस्कृति से प्रभावित थी। हेलेनिस्टिक जो यहाँ पर परंपरा थी उससे, उस संस्कृति से क्या थी? ये प्रभावित थी गंधार कला शैली, ठीक है, यूनान से प्रभावित थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25। यहाँ पर है कि गंधार कला में बुद्ध की मूर्तियां किस रंग के पत्थर से बनाई गई है? तो गंधार कला शैली में जो बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई है वो नीले अस्लेटी पत्थरों से बनाई गई है। ठीक है, नीले अस्लेटी पत्थरों से बनाई गई है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, गंधार कला में बुद्ध की मूर्तियां मुख्यतः नीले अस्लेटी पत्थर से बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 26 है कि मथुरा कला शैली में बुद्ध की मूर्तियां किस पत्थर से बनाई गई थी? हम अभी बात करें मथुरा कला शैली की, तो मथुरा कला शैली में जो बुद्ध की मूर्तियां बनाई थी वो बनी थी लाल बलुआ पत्थर से। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर से जो है बुद्ध की मूर्तियां बनी थी मथुरा कला शैली में। ठीक है, मथुरा कला शैली में बुद्ध और अन्य देवताओं की मूर्तियां भी लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग 27 देखेंगे। मथुरा कला शैली की मुख्य विशेषताएं क्या है? मथुरा कला शैली की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो यहाँ पर जो मथुरा कला शैली है, ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता ये है कि ये भारतीय परंपरा और स्थानीय विशेषताएं इसमें है। ठीक है, ये स्थानीय विशेषताएं वाली है, भारतीय परंपरा की स्थानीय विशेषता वाली कला शैली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। कनिष्क ने किस बौद्ध संप्रदाय को संरक्षण दिया था? कनिष्क जो थे इन्होंने किस बौद्ध संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था? तो कनिष्क ने जो बौद्ध संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था वो था महायान बौद्ध संप्रदाय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर महायान बौद्ध संप्रदाय को जो है कनिष्क ने संरक्षण प्रदान किया था और उसके प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया था। तो बौद्ध धर्म के प्रसार में कनिष्क ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो है कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। कहाँ पर की गई थी? कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल था उस समय, और कनिष्क के शासनकाल में जो है कुंडलवन कश्मीर में इसको आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आगे प्रश्न है कि बौद्ध संगति जो चतुर्थ बौद्ध संगति था, चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो चतुर्थ बौद्ध संगति था उसकी जो अध्यक्षता की गई थी वह वसुमित्र के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? वसुमित्र के द्वारा की गई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता बौद्ध विद्वान जो थे वसुमित्र उनके द्वारा की गई थी। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 31 देखेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कुषाण शासकों ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कुषाण शासक जो थे वो सभी, यहाँ पर जितने भी हैं सभी उपाधियां धारण की थी। कुषाण शासकों ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, देवपुत्र की उपाधि धारण की और राजा धीराज की उपाधि भी धारण की। तो ये सभी उपाधियां जो है वो कुषाण शासकों ने क्या किया था? धारण किया था। ठीक है, ये सभी उपाधियां जो है कुषाण शासकों ने धारण किया था। चलिए प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। यहाँ पर है कि देवपुत्र उपाधि किस प्रभाव को दर्शाती है? तो देवपुत्र उपाधि जो है ये चीनी प्रभाव को दर्शाती है। चीन के जो लोग थे, चीन की जो राजा थे वो तियानजी यानी कि स्वर्ग का पुत्र, चीन की भाषा में तियानजी,
ठीक है, तियांजी जिसका मतलब होता है स्वर्ग का पुत्र, ठीक है, स्वर्ग का पुत्र, उसी के हिसाब से, उसी के आधार पर यहाँ पर जो भारतीय लोग थे वो देवपुत्र की उपाधि धारण कर रहे थे। तो ये जो प्रभाव दिखाता है ये चीनी प्रभाव को दिखाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें सही कथन को चुनना है। देखिए पहला प्रश्न है कि इंडो ग्रीक शासकों ने सैन्य गवर्नरशिप प्रणाली शुरू की, बिल्कुल सही, ये बात सही है। दूसरा है कि शक शासकों ने छत्र प्रणाली की शुरुआत की, बिल्कुल सही। तीसरा है कि कुषाणों ने राजा की दैवीय उत्पत्ति की विचार प्रबल की, बिल्कुल सही। तो 1, 2 और 3 ये तीनों क्या है, सही है। ठीक है, ये तीनों क्या है, सही है। और हमसे पूछा जा रहा था कि कौन से कथन सही है, तो ये तीनों कथन जो है सही है। इंडो ग्रीक शासकों ने सैन्य गवर्नरशिप प्रणाली अपनाई, शकों ने छत्र प्रणाली और कुषाणों ने राजा को दैवीय उत्पत्ति का जो है विचार लागू किया था, शुरू किया था मतलब। तो ये तीनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 34 देखिए। यहाँ पर प्रश्न संख्या 34 आपसे पूछ रहा है कि उत्तर मौर्यकालीन सिक्कों पर किस धातु का सबसे अधिक प्रयोग है। उत्तर मौर्यकालीन सिक्के अगर देखेंगे आप तो उसमें सबसे जो धातु, सबसे अधिक जो धातु का प्रयोग हुआ है वह कौन सा है, तो वो सबसे अधिक जो प्रयोग हुआ है वो सीसा और पोटीन का हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सातवाहन शासकों ने शीशे और पोटीन, तांबे, टीन और शीशे का मिश्रण ये होता था, ठीक है, के सिक्के जारी किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सीसा और पोटीन। पोटीन जो था वो क्या था, तांबे, टीन और शीशे का एक मिश्रण होता था। और इसके ये सिक्के सबसे ज्यादा जो है उत्तर मौर्यकालीन सिक्के यहाँ पर जारी किए गए थे। ठीक है, जिसमें से सातवाहन शासक जो थे इन्होंने जारी किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या में क्या देखना है, 35 देखना है। प्रश्न संख्या 35 आपसे पूछ रहा है कि सतवाहन सिक्कों पर किस भाषा का प्रयोग किया गया था। तो सतवाहन सिक्के जो थे उस पर जो भाषा का प्रयोग किया गया था वह प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो सतवाहन सिक्कों पर प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग जो है सतवाहन सिक्कों पर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 36 यहाँ पर कि कुषाण शासकों ने, ठीक है, यहाँ पर है कि कुषाण शासकों ने किस प्रकार के सिक्के जारी किए। तो कुषाण शासक जो थे, कुषाण शासक इन्होंने जो है सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए थे। सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए थे। कुषाण शासकों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए, जो उनकी आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। जब भी कोई राजा इस तरह के बहुमूल्य धातुओं के जो सिक्के होते हैं वो जारी करते हैं तो उनकी आर्थिक क्षमता अधिक होती है, बेहतर होती है उनके, तो वो इस चीज को दर्शाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। सातवाहन प्रशासन में महामात्र और राजुक कौन थे। तो सातवाहन प्रशासन में जो महामात्र और राजुक थे ये क्या थे, तो ये जो थे उच्च प्रशासनिक अधिकारी थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उच्च प्रशासनिक अधिकारी। सातवाहन प्रशासन में जो महामात्र होते थे, जो राजुक होते थे, ये क्या थे, ये उच्च प्रशासनिक अधिकारी होते थे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सातवाहन प्रशासन में महाभोज क्या था। तो महाभोज क्या थे, तो सातवाहन शासकों में जो महाभोज थे वो राज दरबार के विद्वान थे। ठीक है, जो राज दरबार के विद्वान हुआ करते थे वो महाभोज कहलाते थे सातवाहन प्रशासन में। ठीक है, और ये लोग महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करते थे राज दरबार के लिए। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 39 देखेंगे। यहाँ पर है कि सातवाहन प्रशासन में कुमार पद का क्या अर्थ था। तो सातवाहन शासक में जो कुमार पद था वो प्रांतों का जो वायसराय थे उनसे जुड़ा हुआ था। ठीक है, प्रांतों का वायसराय से जुड़ा हुआ था। कुमार प्रांतों के वायसराय होते थे जो राज परिवार के ही सदस्य होते थे, इसीलिए उनको कुमार कहा जाता था और ये पद हुआ करता था प्रांतों के वायसराय के लिए। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 40। यहाँ पर है कि मौर्य काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में क्या परिवर्तन आया। तो उत्तर मौर्य काल पूछ रहा है आपसे, उत्तर मौर्य काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में क्या परिवर्तन आता है। तो उत्तर मौर्य काल में जो महिलाओं की स्थिति में क्या आता है, सुधार आता है। ठीक है, सुधार आता है। उत्तर मौर्य काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ और अंतरजातीय तथा विदेशी विवाहों की अनुमति थी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो महिलाएं थी उनके सामाजिक स्थिति में, यानी कि समाज में क्या स्थितियां होंगी, उनको कितनी छूट मिलेगी, इन सारी चीजों में उन सुधार होता है उत्तर मौर्य काल में। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक जो है सातवाहन काल का है। तो यहाँ पर जो सातवाहन काल का स्मारक है वो कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये सभी जो है, जैसे कि सांची स्तूप का दक्षिणी द्वार, ये भी सातवाहन काल में बनाए गए थे। अमरावती स्तूप भी सातवाहन शासन काल में बनाया गया था। और जो नागार्जुन कोंडा स्तूप है, नागार्जुन कोंडा है, ये भी सातवाहन काल में बनाए गए थे। तो ये सभी जो है स्मारक, ये सभी सातवाहन काल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये सभी सातवाहन काल से जुड़े हुए हैं। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। यहाँ पर है कि अमरावती कला शैली किस राज्य में विकसित हुई। जो अमरावती कला शैली थी, इसका विकास आंध्र प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य में अमरावती कला शैली आंध्र प्रदेश में सातवाहन काल के दौरान क्या हुआ था, विकसित हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 43 देखिए। यहाँ पर है कि उत्तर मौर्य काल में किस धर्म को सर्वाधिक संरक्षण मिला था। तो उत्तर मौर्य काल में जो सर्वाधिक संरक्षण मिला था वो था बौद्ध धर्म। देखो, बौद्ध धर्म को राजाओं का बहुत ज्यादा संरक्षण मिला था। ठीक है, और इसीलिए इसका विस्तार भी बहुत अधिक हुआ था जब राजाओं का संरक्षण था। लेकिन जैसे ही राजाओं का संरक्षण कम हुआ, हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ गया, तो फिर इनका धीरे धीरे पतन होने लगा। ठीक है, तो उत्तर मौर्य काल में विभिन्न शासकों ने बौद्ध धर्म को विशेष संरक्षण दिया, विशेषकर कुषाण शासक। यहाँ पर जो उत्तर मौर्य काल की बात हो रही है, तो कुषाण शासकों ने अधिक मात्रा में संरक्षण दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44 यहाँ पर है कि भगवती धर्म, जो वैष्णव धर्म के नाम से भी जाना जाता है, कि विकास का प्रमाण किस स्तंभ से मिलता है। तो वैष्णव धर्म पूछे या भगवती धर्म पूछे, तो इसके जो विकास का जो हमें प्रमाण मिलता है वो किससे मिलता है, बेसनार या विदिशा का गरुड़ स्तंभ से। जो गरुड़ स्तंभ है, इसी से हमें इस धर्म का, भगवत धर्म या वैष्णव धर्म, इसका हमें क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। प्रश्न संख्या 45 हमारे सामने है कि हेलियोडोरस कौन था। तो हेलियोडोरस जो था वह एक यूनानी राजदूत था। हेलियोडोरस तक्षशिला के यूनानी शासक एंटियालासिडास, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर इसका नाम मैं लिखता हूँ, क्या है, एंटियालसिडास। ठीक है, एंटियालसिडास का राजदूत था, जो विदिशा में था और उसने वैष्णव धर्म को अपनाया था। तो ये जो था हेलियोडोरस, ये एंटियालसिडास का राजदूत था। ठीक है, और ये यूनानी राजदूत था। यहाँ पर प्रश्न के अनुसार आपको याद रखना है, यूनानी राजदूत था हेलियोडोरस, और इसने वैष्णव धर्म को अपनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अश्वघोष की नहीं है। पूछ रहा है कौन सी रचना जो है अश्वघोष की नहीं है। यहाँ पर आप देखो, जो अभिज्ञान शकुंतलम है, ये जो है अभिज्ञान शकुंतलम, ये किसकी रचना है। ये जो रचना है ये कालिदास की है। ठीक है, कालिदास की है। तो यहाँ पर जब ये रचना पूछ रहा है, यह प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सी रचना अश्वघोष की नहीं है, तो वह है अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, ये क्योंकि कालिदास का है। बाकी जो यहाँ पर बुद्ध चरित्र, सौंदर्य नंद और सरिपुत्र प्रकरण, ये जो भी हैं, ये सभी अश्वघोष की रचनाएं हैं। ठीक है,
आपको याद रखना है कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वह कालिदास की रचना है। बाकी इन तीनों का भी नाम याद रखना है, ये तीनों जो है अश्वघोष की रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। प्रश्न संख्या 47 है कि महायान बौद्ध धर्म के प्रथम दार्शनिक नागार्जुन किस काल में हुए? तो नागार्जुन जो थे वह किसके काल में हुए थे? वो हुए थे कुषाण काल में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो महायान बौद्ध धर्म के प्रमुख दार्शनिक नागार्जुन हुए, ये कुषाण काल के थे। ठीक है, कुषाण काल में हुए थे। कनिष्क का स्तूप कहाँ स्थित है? कनिष्क का जो स्तूप है वो कहाँ स्थित है? वो पेशावर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पेशावर। कनिष्क का प्रसिद्ध स्तूप पेशावर में स्थित है, जो अपने विशाल आकार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ये कहाँ पर था? पेशावर में था कनिष्क का जो है स्तूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सातवाहन शासक किस मातृ देवी की पूजा करते थे? तो सातवाहन शासक जो थे वह पृथ्वी देवी की पूजा करते थे। ठीक है, सातवाहन शासक जो थे वो पृथ्वी की पूजा करते थे। उन्हें मात्र सत्तात्मक परंपरा का समर्थक माना जाता है। सातवाहन शासकों को मात्र सत्तात्मक परंपरा का क्या माना जाता था? समर्थक माना जाता था। और ये पृथ्वी देवी की यानी कि पृथ्वी की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50 देखेंगे। सातवाहन शासकों ने अपने नाम में माता का नाम क्यों जोड़ा? ठीक है, ये प्रश्न आ गया, क्यों जोड़ा? क्योंकि यहाँ पर ये मातृ प्रधान समाज के कारण, बिल्कुल सही। धार्मिक परंपरा के कारण, बिल्कुल सही। यहाँ पर माता के प्रति सम्मान दिखाने के लिए, बिल्कुल सही। ये तीनों कारण जो है, सातवाहन शासक जो थे ये माना जाता है कि उनका जो समाज था मातृ प्रधान समाज था, धार्मिक परंपरा थी और माता के प्रति वो सम्मान दिखाते थे। जैसे कि गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो ये जैसे नाम यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें माता का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही नहीं मिला हुआ है, कौन सा यहाँ पर? तो आप देखेंगे कि जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र शुंग और बौद्ध धर्म। ये जो है सही सुमेलित नहीं है। पुष्यमित्र शुंग जो थे वो वैदिक धर्म और ब्राह्मणवाद का समर्थक थे, ये बौद्ध धर्म का समर्थक नहीं थे। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग जो थे वो ब्राह्मणवाद और वैदिक जो था वैदिक धर्म था उसका वो समर्थक थे, बौद्ध धर्म का समर्थक नहीं थे पुष्यमित्र शुंग। बाकी आपको यहाँ पर याद रखना है कि मेनांडर जो थे वो बौद्ध धर्म के समर्थक थे, कनिष्क जो थे वो महायान बौद्ध धर्म के समर्थक थे, रुद्रदामन जो थे वो वैदिक धर्मों के समर्थक थे, और पुष्यमित्र शुंग जो थे वो भी ब्राह्मणवाद का समर्थक थे, वैदिक धर्म का समर्थक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52, और ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। यहाँ पर है कि चरक संहिता किसके दरबार में लिखी गई? तो चरक संहिता जो है किसके दरबार में लिखी गई थी? कनिष्क के दरबार में लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो चरक के द्वारा लिखी गई थी। और ये चरक संहिता क्या है? तो ये चिकित्सा पर लिखा गया एक पुस्तक है। ठीक है, चिकित्सा पर लिखा गया पुस्तक है। चरक संहिता किसने लिखा? चरक ने लिखा। कब लिखा था? कनिष्क के शासनकाल में। चरक संहिता क्या है? चिकित्सा का शास्त्र है, चिकित्सा पर लिखा गया एक ग्रंथ है। ठीक है, आयुर्वेद ग्रंथ है। ठीक है, हम इस तरह से कह सकते हैं कि आयुर्वेद का ग्रंथ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। तक्षशिला किस शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था? तक्षशिला जो है चिकित्सा और दर्शन शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। कई बार मंत्र जादू टोने ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, तो भी ध्यान रखना है कि तक्षशिला जो था वो चिकित्सा दर्शन और जादू टोना अगर मिल जाए तो आप टिक मार लीजिएगा उसे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि चिकित्सा और दर्शन शिक्षा के लिए जो है तक्षशिला जो था प्रसिद्ध था। तक्षशिला जो है भारत का प्रमुख शिक्षा का केंद्र था, जो चिकित्सा दर्शन व्याकरण और अन्य जादू टोने जैसे ऐसे विषयों के लिए, मतलब खगोल शास्त्र हुआ, ये सारी चीजों के लिए प्रसिद्ध था।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 54 देखेंगे। यहाँ पर है कि मौर्य काल में रेशम मार्ग, जिसको सिल्क रूट का विकास सिल्क रूट कहा जाता है, उसका विकास किसके समय में हुआ था? तो सिल्क रूट का जो विकास हुआ था, ठीक है, सिल्क रूट का जो विकास हुआ था वो कुषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुषाण काल में। सिल्क रूट का विकास कब हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। कुषाण काल में रेशम मार्ग का अत्यधिक विकास हुआ। भारत, मध्य एशिया और चीन को ये जोड़ता था, ठीक है। भारत, मध्य एशिया और चीन को क्या करता था? ये मार्ग जोड़ता था और इसको सिल्क रूट कहा जाता था, रेशम मार्ग कहा जाता था और इसका विकास कुषाण काल में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि कुषाण साम्राज्य ने किन दो महान सभ्यताओं के बीच सेतु का कार्य किया था? तो वो था भारत और चीन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कुषाण साम्राज्य ने किन दो महान सभ्यताओं के बीच सेतु का कार्य किया था? तो वो था भारत और चीन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में कौन सी वस्तुएं भारत से निर्यात की जाती थी? तो रोमन साम्राज्य के साथ जब व्यापार होता था तो कौन सी वस्तुएं जो है भारत से निर्यात की जाती थी? तो वो वस्तुएं थे मसाले, रेशम, कपास और रत्न, यानी कि ये सभी वस्तुएं जो है वो भारत से निर्यात किए जाते थे जब रोमन साम्राज्य के साथ क्या होता था? व्यापार होता था। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 57। यहाँ पर है कि कुषाण सिक्कों पर किन किन देवताओं की आकृतियां पाई जाती है? तो कुषाण सिक्कों पर भारतीय, यूनानी, फारसी और बौद्ध देवताओं की आकृतियां हमें मिलती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुषाण सिक्कों पर जो है भारतीय, यूनानी, फारसी और बौद्ध देवताओं के जो है आकृतियां हमें मिलती है। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर है कि उत्तर मौर्य काल में कौन सा बंदरगाह सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? वह कौन सा बंदरगाह था जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? तो भड़ोच और सोपरा, ये दो ऐसे बंदरगाह थे जो उत्तर मौर्य काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे, ठीक है। भड़ोच और सोपरा, ठीक है, भड़ोच और सोपरा पश्चिमी घाट के प्रमुख बंदरगाह थे। ये कहाँ पर स्थित थे? पश्चिमी घाट के प्रमुख बंदरगाह थे और इसी से, ठीक है, रोम और पश्चिमी देशों के साथ व्यापार हुआ करता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न कथन है कि सातवाहन शासकों ने दक्षिण भारत में ब्राह्मणों को भूमि दान दी। बिल्कुल सही है। यहाँ पर है कि इस भूमि दान को अग्रहार कहा जाता था। बिल्कुल सही, अग्रहार ही कहा जाता था। यह प्रथा गुप्त काल में भी जारी रहा। बिल्कुल सही, ये तीनों सही है, 1, 2 और 3, ये तीनों कथन जो है सही है। सातवाहन शासकों ने दक्षिण भारत में ब्राह्मणों को भूमि दान दी थी और ये भूमि दान की प्रथा जो है गुप्त काल तक जारी रहा। इस भूमि दान को जो है अग्रहार कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है कि किस शुंग शासक ने बौद्धों पर अत्याचार किया? बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, यानी कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कौन सा वो शासक था जो बौद्धों पर अत्याचार किया था? तो यहाँ पर उस शासक का नाम आपको बताना है। उस शासक का नाम क्या है? पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। हालांकि अब के जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि इसका ज्यादा मतलब बढ़ चढ़ के बताया गया है, पर ठीक है। यहाँ पर जो प्रश्न है कि किस शुंग शासक ने बौद्धों पर अत्याचार किया था, तो आपको टिक मार के आना है, पुष्यमित्र शुंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 61। यहाँ पर है कि पतंजलि का महाभाष्य किस शुंग शासक के दरबार में लिखा गया? तो पतंजलि या पतंजलि यहाँ पर नहीं होगा। पतंजलि का महाभाष्य किस शुंग शासक के दरबार में लिखा गया था? तो जो पतंजलि का महाभाष्य है यह लिखा गया था पुष्यमित्र शुंग के दरबार में, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में जो है पतंजलि का महाभाष्य लिखा गया था। महान व्याकरणाचार्य पतंजलि ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ महाभाष्य पुष्यमित्र शुंग के दरबार में लिखा था। तो इसके जो रचयिता थे वो पतंजलि जो थे महान व्याकरण के विद्वान थे। तो आपको याद रखना है कि पतंजलि के द्वारा लिखा गया क्या था? महाभाष्य था। संस्कृत के जो यहाँ पर जो एक महान व्याकरणचार्य थे, यानी कि व्याकरण के ज्ञाता थे,
पतंजलि, उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है महाभाष्य। ठीक है, और ये लिखा गया था पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने कि कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम किस शुंग शासक पर आधारित है। तो मालविकाग्निमित्रम जो है वह अग्निमित्र के ऊपर आधारित है, अग्निमित्र से संबंधित है। इसमें जो मालविकाग्निमित्रम है इसमें अग्निमित्र और मालविका के जो है प्रेम संबंध के ऊपर कथा है। ठीक है, तो कालिदास का जो नाटक है मालविकाग्निमित्रम शुंग शासक अग्निमित्र और उनकी प्रेमिका मालविका की कथा है, कथा पर आधारित है। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है और इन्हीं दोनों के नाम को मिलाकर मालविकाग्निमित्रम इस ग्रंथ का नाम है और ये लिखा गया है कालिदास के द्वारा। ठीक है, जो कि शुंग शासक अग्निमित्र के प्रेम पर आधारित है। ठीक है, प्रेम कथाओं पर आधारित है। चलिए, सांची स्तूप के द्वारों तोरण का निर्माण किस काल में हुआ था। तो जो सांची स्तूप था उसके द्वार यानी कि तोरण का निर्माण किस काल में हुआ था। तो ये जो निर्माण हुआ था शुंग सातवाहन काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, शुंग सातवाहन काल में। सांची स्तूप की मूल संरचना मौर्य काल की है, लेकिन चारों तोरण जो है तो द्वार वह शुंग और सातवाहन काल में बनाए गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि सांची स्तूप के जो तोरण हैं उनका निर्माण शुंग और सातवाहन काल में हुए हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भरहुत स्तूप किस काल का है। जो भरहुत का स्तूप है वो किस काल का है। तो भरहुत का स्तूप जो है वह शुंग काल का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भरहुत का जो स्तूप है वह शुंग काल का है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 65 देखेंगे। यहाँ पर है कि यक्षिणी की मूर्तियों का निर्माण किस काल में प्रचलित था। यक्ष यक्षिणी इस तरह से दो देवताएं होते थे, एक द्वार पर बने होते थे, यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं होती थी। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि यक्ष यक्षिणी मूर्तियों का निर्माण किस काल से प्रचलित था, किस काल में प्रचलित था। तो ये मौर्योत्तर काल में प्रचलित था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मौर्योत्तर काल में जो है यक्ष यक्षिणी की लोकप्रिय पूजा के कारण जो है इसकी विशाल मूर्तियां बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मौर्योत्तर काल में यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों का निर्माण हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर प्रश्न है कि रुद्रदामन प्रथम ने सातवाहन वंश को 2 बार पराजित किया लेकिन नष्ट क्यों नहीं किया। वैवाहिक संबंध के कारण जो है रुद्रदामन प्रथम ने सातवाहन वंश को 2 बार पराजित किया बट उसको नष्ट नहीं किया, वैवाहिक संबंधों के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है कि कुषाण काल में कौन सी लिपियां प्रचलित थी। तो कुषाण काल में जो लिपियां प्रचलन में थी वह थी ब्राह्मी और खरोष्ठी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्राह्मी और खरोष्ठी। कुषाण काल में ब्राह्मी जो कि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी, खरोष्ठी दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्राह्मी और खरोष्ठी ये 2 लिपियां जो थी वो कुषाण काल में प्रचलित थी। ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 68। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख प्राकृति में है। कौन सा अभिलेख जो है वो प्राकृत में है। तो यहाँ पर जो अभिलेख है बी नाने घाट अभिलेख, नाने घाट जो अभिलेख है वो प्राकृत में है। ठीक है, प्राकृत भाषा में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नाने घाट में है। और जूनागढ़ जो अभिलेख है ये तो हम लोगों ने बात किया है, ये संस्कृत भाषा में है। ठीक है, और नाने घाट अभिलेख जो है वो प्राकृत में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस काल में बनाई गई। बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति बनाई गई थी वो किस काल में बनाई गई थी, वो कुषाण काल में बनाई गई थी। ठीक है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है कुषाण काल में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, बुद्ध की प्रथम मूर्ति कुषाण काल में
प्रथम शताब्दी में गंधार और मथुरा कला शैली में बनाई गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है कि गंधार कला में बुद्ध का चेहरा किसके समान है? तो यहाँ पर यूनानी देवता अपोलो के समान है, और यहाँ पर गंधार कला जो है वह यूनान से संबंधित है, यूनानी संस्कृति से संबंधित है, तो इसीलिए उसका झलक जो है देखने को हमें मिल जाता है। तो बुद्ध का चेहरा जो है यूनानी देवता अपोलो जैसा यहाँ पर गंधार कला में दिखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि मथुरा कला में बुद्ध की मूर्तियों में कौन सी भारतीय विशेषताएं दिखाई देती है? तो जो मथुरा कला है वो भारतीय मूर्ति कला है, और यहाँ पर स्थानीय जो विशेषताएं उस पर झलक हो जाती है। तो इसमें मोटे होठ और चौड़े कंधे जो है देखने को मिल जाती है, ठीक है, मथुरा कला शैली में, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर है कि मथुरा कला की मूर्तियों में पूर्णतः भारतीय शारीरिक विशेषताएं जैसे कि मोटे होठ, चौड़े कंधे और घुंघरीले बाल दिखाई देती है। तो यही प्रश्न जो आपसे पूछ रहा था कि मथुरा कला में बुद्ध की मूर्तियों में कौन सी भारतीय विशेषताएं दिखाई देती है, तो वह दिखाई देती है मोटे होठ, चौड़े कंधे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 72 है। बोधिसत्व की अवधारणा किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है? कौन सा बौद्ध संप्रदाय था जिसमें बोधिसत्व की अवधारणा है? ठीक है, तो बोधिसत्व की जो अवधारणा है वह है महायान बौद्ध संप्रदाय में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महायान बौद्ध संप्रदाय में। बोधिसत्व वह व्यक्ति है जो निर्वाण तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो जो है कर सकता है, लेकिन मानवता की सेवा के लिए वो रुका हुआ है। वो अभी सोच रहा है कि मैं तो कभी भी निर्वाण प्राप्त कर सकता हूँ, बाकी जो लोग हैं उनको कम से कम निर्वाण प्राप्त करने में हेल्प करें, ठीक है। तो ये समाज कल्याण के लिए रुका हुआ है। तो ये जो अवधारणा है ये महायान बौद्ध संप्रदाय में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न संख्या 73 है कि महायान बौद्ध धर्म में बुद्ध को किस रूप में देखा जाता है? तो महायान बौद्ध धर्म में जो है बुद्ध को देवता या दिव्य प्राणी के रूप में देखा जाता है, देवता या दिव्य प्राणी के रूप में देखा जाता है। जबकि हीनयान संप्रदाय में बुद्ध को जो है शिक्षक माना जाता है, कि वो एक शिक्षक थे, एक टीचर थे, एक गुरु थे, वो देवता या दिव्य प्राणी नहीं थे। तो ऐसा हीनयान प्रथा में माना जाता है, हीनयान परंपरा में माना जाता है। जबकि महायान बौद्ध धर्म में जो है बुद्ध को देवता या दिव्य प्राणी के रूप में दिखाया गया है, माना गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 74 देखें। यहाँ पर है बिंब कन्फ्यूशियस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम किस देवता की आकृति वाले सिक्के जारी किए थे? तो यहाँ पर जो बिंब कन्फ्यूशियस था, ये सबसे पहले जो है शिव की आकृति वाले, शिव देवता की आकृति वाले सिक्के जारी किए थे, ठीक है, जो कि यहाँ पर शैव धर्म के प्रति उसकी आस्था को दर्शाता है। शिव के सिक्के जारी किए थे, इसका मतलब ये हुआ कि वह शैव धर्म के ऊपर आस्था रखता है और इसीलिए ये सिक्के जारी किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 75 देखेंगे। यहाँ पर है कि उत्तर मौर्य काल में धार्मिक दान के रूप में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो ये सभी प्रचलित थी, देवदान, ब्रह्मदेव और धर्मदान, ये सभी जो थे उपयुक्त सभी धार्मिक दान के रूप में ये सभी प्रथाएं जो थी वो प्रचलन में थी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 76 देखेंगे। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सातवाहन शासकों के काल में कौन सी भाषा राजकीय भाषा थी? राजकीय भाषा की बात कर रही है आपसे प्रश्न। तो राजकीय भाषा के रूप में जो था वो प्राकृत भाषा थी, ठीक है। सातवाहन शासकों के काल में जो राजकीय भाषा थी वह प्राकृत थी, ठीक है। प्राकृत भाषा को राजकीय भाषा के रूप में अपनाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया था। तो यहाँ पर तो वर्ष लिखा गया है, तो 450 वर्ष जो है सातवाहनों ने सबसे अधिक शासन किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सातवाहनों ने सबसे लंबे समय तक लगभग 450 वर्षों तक शासन किया था। चलिए प्रश्न संख्या 78 देखेंगे, यहाँ पर है कि हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो हाथी गुफा जो अभिलेख है वह किससे संबंधित है, वह खारवेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खारवेल से संबंधित है। ठीक है, तो हाथी गुफा अभिलेख जो है वो खारवेल से संबंधित है। ये उड़ीसा में है, चेदी वंश के शासक खारवेल से संबंधित है। खारवेल किस वंश से थे, तो चेदी वंश से थे। ठीक है, चेदी वंश के शासक खारवेल से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 79 देखेंगे। यहाँ पर है कि खारवेल किस धर्म का अनुयायी था। तो खारवेल जो था वो अनुयायी था जैन धर्म का। ठीक है, ये जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म का ये संरक्षक था, महान संरक्षक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था, तो जैन धर्म का था। किस वंश से था, तो चेदी वंश से था। ठीक है, और हाथी गुफा अभिलेख उससे जुड़ा हुआ है। चलिए यहाँ पर उत्तर मौर्य काल में किस धातु के सिक्के का सर्वाधिक प्रचलन था। उत्तर मौर्य काल में किस धातु के सिक्के का सबसे ज्यादा प्रचलन था। तो उत्तर मौर्य काल में जो सबसे ज्यादा धातु के सिक्के थे वो तांबे और कांसे के थे। ठीक है, सिक्के सर्वाधिक प्रचलन में था। हालांकि कुषाणों ने सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाण शासक जो थे उन्होंने क्या किया था, सोने के सिक्के जारी किए थे। लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जो तांबा और कांसा प्रचलन में था उत्तर मौर्य काल में। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि कुषाण शासकों की दूसरी राजधानी कहाँ थी। तो कुषाण शासकों की जो दूसरी राजधानी थी वो मथुरा में थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, मथुरा में थी। कुषाण शासकों की पहली राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी, दूसरी राजधानी मथुरा थी। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर प्रश्न संख्या 82 है कि किस इंडो ग्रीक शासक के सिक्के पर द्विभाषी लेख मिलते हैं। तो ये सभी के सिक्कों पर जो है द्विभाषी लेख मिलते हैं, चाहे वह डेमेट्रियस हो, मिनांडर हो या यूक्रेटाइडस हो। इन सभी के सिक्कों पर जो है द्विभाषी लेख मिलते हैं हमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएंगे। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के पर यूनानी और भारतीय ब्राह्मी या खरोष्टी लिपि के द्विभाषी लेख हमें मिलते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। और यहाँ पर देखिए आपसे गलत कथन पूछ रहा है, कौन सा कथन जो है गलत है। तो आप यहाँ पर इस कथनों को देखिए, तो यहाँ पर जो कुषाण शासकों ने केवल बौद्ध धर्म का समर्थन किया, ये जो कथन है ये कथन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुषाण शासक थे ये बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म, यूनानी, फारसी इन देवताओं को भी मान्यता दी थी। ठीक है, और उनका भी संरक्षण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 84 देखेंगे। अयोध्या अभिलेख किस वंश से संबंधित है। तो अयोध्या जो अभिलेख है ये संबंधित है शुंग वंश से। ठीक है, शुंग वंश से। अयोध्या में शुंग वंश के धनदेव से संबंधित एक महत्वपूर्ण अभिलेख मिला है जो शुंग साम्राज्य की सीमा को दर्शाता है। ठीक है, तो ये शुंग वंश से संबंधित है अयोध्या अभिलेख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, सातवाहन शासकों ने किस उपाधि का प्रयोग किया था। तो सातवाहन शासक जो थे वो किस उपाधि का प्रयोग किए थे, तो वो राजाधिराज और दक्षिणापथपति जैसे शब्दों उपाधियों के यहाँ पर उपयोग किया था। ठीक है, सातवाहन शासकों ने राजाधिराज और दक्षिणापथपति यानी कि दक्षिण के स्वामी जैसे उपाधियों धारण की थी, उपाधियों का धारण किया था, इन उपाधियों को धारण किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी और सी। ठीक है, तो राजाधिराज और दक्षिणापथपति की जैसे उपाधि का धारण जो है सातवाहन शासकों ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 86 देखेंगे। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर सभी युग्म जो है सही है। कुजुल कन्फ्यूशियस जो था
कडफिसेस, ये शैव धर्म से संबंधित था। भीम कडफिसेस जो था यह शैव धर्म से संबंधित था। कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो ये तीनों जो ऊपर आप देख रहे हैं ये तीनों बिल्कुल सही हैं। कुजुल कडफिसेस और भीम कडफिसेस शैव धर्म के अनुयायी थे, जबकि जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म का महान संरक्षक हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 87 है कि गंधार कला के प्रमुख केंद्र कौन से थे। तो गंधार कला के सबसे प्रमुख जो केंद्र थे वो तक्षशिला और पेशावर थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तक्षशिला और पेशावर थे। ठीक है, ये गंधार कला के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 88 देखेंगे। यहाँ पर है कि किस सातवाहन शासक ने रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे। तो रोमन साम्राज्य के साथ जो व्यापार संबंध स्थापित किए थे ये सभी थे। सिमुक भी किए थे, सतकर्णी प्रथम ने भी किया था, यज्ञश्री सतकर्णी, ये सभी ने मिलकर के ये सभी मतलब रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार संबंध को स्थापित किए थे, व्यापार कर रहे थे ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए। शुंग काल में किस यज्ञ का पुनरुद्धार हुआ। शुंग काल में आपसे पूछ रहा है कि किस यज्ञ का पुनरुद्धार हुआ। तो वह था अश्वमेघ यज्ञ और राजसूय यज्ञ, इनका क्या हुआ, पुनरुद्धार हो गया। ठीक है, शुंग काल में जो था अश्वमेघ यज्ञ और राजसूय यज्ञ जैसे वैदिक यज्ञों का पुनरुद्धार हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि कनिष्क के बाद कौन कुषाण शासक प्रसिद्ध हुआ। तो कनिष्क के बाद जो प्रसिद्ध शासक हुआ वह हुविस्क और वासुदेव, ये दोनों हुए। ठीक है, कनिष्क के बाद कुषाण वंश के दो प्रमुख शासक हुए, हुविस्क और वासुदेव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 91। यहाँ पर है कि गौतमी पुत्र शतकर्णी का माता का क्या नाम था। तो गौतमी पुत्र शतकर्णी का जो माता का नाम था गौतमी पालश्री था। ठीक है, और इसीलिए इनके नाम में इनकी माता का नाम था गौतमी पुत्र, यानी कि गौतमी के पुत्र। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गौतमी पुत्र शतकर्णी के माता का नाम गौतमी बालश्री था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और उन्हीं के नाम पर इनको गौतमी पुत्र कहा जाता था। चलिए यहाँ पर है कि प्रश्न संख्या 92 की उत्तर मौर्य काल में किस प्रकार की मुद्रा प्रचलन में थी, यहाँ पर है कि उत्तर मौर्य काल में किस प्रकार की मुद्रा प्रणाली प्रचलित थी, किस प्रकार की मुद्रा प्रणाली प्रचलित थी। तो यहाँ पर धातु के सिक्के प्रचलित थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। उत्तर मौर्य काल में जो है धातु के सिक्के प्रचलन में थे। धातु के सिक्के जैसे सोने, चांदी, तांबे, शीशे, इनके सिक्के के मुद्रा प्रचलन में थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न है कि किस शासक ने एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। वह कौन शासक था जो एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। वह था गौतमी पुत्र शतकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र शतकर्णी जो था वह एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की, यानी कि ब्राह्मणों का एकमात्र संरक्षक, जिसका मतलब होता है एक ब्राह्मण का मतलब हुआ कि ब्राह्मणों का एकमात्र संरक्षक, और इसकी उपाधि जो है गौतमी पुत्र शतकर्णी ने दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि मीनांडर के सिक्कों पर कौन सा बौद्ध प्रतीक मिलता है। तो मीनांडर के सिक्कों पर धर्म चक्र का यहाँ पर क्या मिलता है, प्रतीक मिलता है हमें। ठीक है, मीनांडर के सिक्कों पर धर्म चक्र यानी कि धर्म का पहिया अंकित मिलता है, जो उसकी बौद्ध धर्म के प्रति आस्था को क्या करता है, दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 20 ही हो जाएगा, धर्म चक्र। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि कुषाण काल में किस बौद्ध विद्वान ने संस्कृत में बौद्ध ग्रंथों की रचना की थी। तो ये सभी जो विद्वान थे, चाहे वश्वघोष हो, चाहे नागार्जुन हो, चाहे वसुमित्र हो, ये इन सभी ने जो है बौद्ध ग्रंथों की रचना की थी संस्कृत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 96। यहाँ पर है कि सातवाहन शासकों में आमत्य कौन थे। आमत्य कौन थे, सातवाहन शासकों में जो आमत्य होते हैं वो कौन थे। तो वो मंत्री या उच्च अधिकारी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, मंत्री या उच्च अधिकारी। सातवाहन प्रशासन में जो आमत्य थे वो क्या थे,
मंत्री या उच्च अधिकारी थे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 97 देखेंगे। यहाँ पर पूछ रहे हैं आपसे कि कौन से कथन सही है। गंधार कला में मूर्तियां खड़ी मुद्रा में अधिक हैं। दूसरा है कि मथुरा कला में मूर्तियां बैठी हुई मुद्रा में अधिक है। दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों सही है। आपका नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, गंधार कला में बुद्ध की प्रतिमाएं प्रायः खड़ी मुद्रा में है, जबकि मथुरा कला में बैठी हुई मुद्रा में पद्मासन अवस्था में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर मौर्य काल में किस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ था। तो उत्तर मौर्य काल में जो है सर्वाधिक विकास व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में। उत्तर मौर्य काल में व्यापार और वाणिज्य का सर्वाधिक विकास हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो शुंग वंश का अंतिम शासक जो था वह देवभूमि था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, देवभूमि। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूमि था और इसकी हत्या इसी के मंत्री ने किया था और उसका नाम था वासुदेव। और वासुदेव ने जो था देवभूमि की हत्या करके जो है कौरव वंश की स्थापना करता है। तो शुंग वंश के बाद कौरव वंश की स्थापना होती है, ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 100 यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर मौर्य काल के बारे में सही है। पहला है कि यह काल राजनीतिक विखंडन का काल था। ठीक है, पहला आपसे पूछ कर रहा है कि ये जो काल था राजनीतिक विखंडन का काल था, बिल्कुल सही है। इस काल में कला और संस्कृति का पतन हुआ नहीं, कला और संस्कृति का पतन नहीं हुआ बल्कि विकास हुआ था गंधार कला और मथुरा कला जैसे कला पद्धतियों का। ठीक है, यहाँ पर है कि विदेशी शासकों ने भारतीय संस्कृति को अपनाया। बिल्कुल सही है, विदेशी शासकों ने भारतीय संस्कृति को अपनाया था। तो 1 और 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये थे आज के कुल 100 प्रश्न और इन्हीं प्रश्नों के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है, आज का हमारा क्लास समाप्त होता है। ये थे 100 प्रश्न जो कि उत्तर मौर्य काल के ऊपर आधारित थे। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस जो सीरीज चल रही है इस सीरीज को अगर फॉलो करना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज था डे 6 और इसी तरह से हम लोग पूरे 100 डे यानी कि 100 दिनों तक क्लास करेंगे। 100 दिनों के अंदर में 100 टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे और इन 100 दिनों में जो टॉपिक्स होंगे वो हिस्ट्री से होंगे, वो पॉलिटी से होंगे, वो जियोग्राफी से होंगे, वो इकोनॉमिक्स से होंगे, वो साइंस से होंगे। ठीक है, और कंप्यूटर से होंगे। ये सभी मिलाकर के टोटल हम लोग यहाँ पर 100 टॉपिक्स को करने वाले हैं। ठीक है, और हर एक टॉपिक पर 100 वीडियोज 100 MCQ क्वेश्चंस हम देखेंगे। ठीक है, और इससे पहले यानी कि अब तक 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, ये आज का 6ठा वीडियो है। ठीक है, तो अब तक अगर आप पीछे की 5 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जा करके पहले देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले दिन यानी कि 7वें दिन हम लोग फिर से 100 क्वेश्चंस लेकर के आएंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उस पर। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, पीछे की वीडियोस को आप देख लीजिए। हमारे चैनल पर लुसेंट के जीके की वीडियोस है, वो भी जाकर देख लीजिए आप। लुसेंट की आपको हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव की वीडियोस मिल जाएगी, पूरी कंप्लीट है प्लेलिस्ट, आप उसे देखिए ज़रूर ताकि आपका हिस्ट्री मजबूत हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।